हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीआर के एजुकेशन। आज का अपना टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं ऐसा कहूँगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इस पर एक फिक्स टाइप का एक सवाल आ जाता है। ठीक है, अगर आप लोग इसका कंसेप्ट एक बार समझ ले जाओगे तो काफ़ी आसानी से आप लोग सवाल को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को हम लोग समझना चालू करते हैं। देखो, सबसे पहले इसमें एक टर्म होती है जो है रेट ऑफ कूलिंग। रेट ऑफ कूलिंग, देखो मान लो कि मेरे पास एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर है T1। मैंने क्या कराया, इस बॉडी को मैंने कूल करना चालू कराया और मान लो कि इसका फाइनल टेम्परेचर ऑफ बॉडी जो है वो हो गया है T2। फाइनल टेम्परेचर हो गया है T2, मैंने क्या कराया, कूल कराया। ठीक है, मान लेते कि इस टाइम पर जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो है TS। मैंने क्या एज्यूम कर दिया कि सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है, TS। इनिशियल टेम्परेचर ऑफ बॉडी कितना है, T1। फाइनल टेम्परेचर ऑफ बॉडी कितना है, T2। और इस प्रोसेस में मुझे टाइम लगा स्मॉल टी। ठीक है, तो मुझे बताओ कि इसमें से टेम्परेचर ग्रेटर वाला टेम्परेचर कौन सा होगा, T1 या T2। जाहिर सी बात है, कूल करा रहे हैं, इसका मतलब T2 कम हो जाएगा T1 से, यानी कि T1 की जो वैल्यू है वो बड़ी हो जाएगी T2 से। इतना समझ गए, T1 की जो वैल्यू है वो बड़ी हो जाएगी T2 से। तो रेट ऑफ कूलिंग, जिसको मैं R से डिनोट करूँगा, R कैपिटल R से, ये होता है D कैपिटल T अपॉन D स्मॉल टी। ठीक है, D कैपिटल T अपॉन D स्मॉल टी। यहाँ पर कैपिटल T क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस, और स्मॉल टी क्या होता है, टाइम टेकन। तो मुझे बताओ dt क्या हो जाएगा, टेम्परेचर डिफरेंस, यानी कि T1 माइनस T2। अब मैंने यहाँ पर T1 माइनस T2 क्यों किया, क्योंकि T1 की वैल्यू बड़ी है T2 से। ओके, और टाइम टेकन कितना लग रहा है इस प्रोसेस में, स्मॉल टी। तो ये हो जाता है आपका रेट ऑफ कूलिंग। तो रेट ऑफ कूलिंग क्या है, D कैपिटल T अपॉन D स्मॉल टी, यानी कि T1 माइनस T2 अपॉन स्मॉल टी। इतना क्लियर है। ओके, तो ये होता है रेट ऑफ कूलिंग। अब न्यूटन साहब ने कहा क्या हमसे, ये समझो। देखो, अब न्यूटन साहब ने क्या कहा कि जो भाई आपका रेट ऑफ कूलिंग होने वाला है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाला है टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग के। ये किसने कहा, न्यूटन साहब ने कहा। मुझे बताओ टेम्परेचर ऑफ बॉडी, एक बार टेम्परेचर ऑफ बॉडी आपको T1 दिख रहा है, एक बार टेम्परेचर ऑफ बॉडी आपको T2 दिख रहा है। तो यहाँ पर टेम्परेचर ऑफ बॉडी आप लोग लिखेंगे क्या, तो यहाँ पर टेम्परेचर ऑफ जो बॉडी होता है उसको हम लोग एवरेज टेम्परेचर लिखते हैं, यानी कि T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2 ऐसा लिखते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर ऑफ बॉडी आप लोग एवरेज टेम्परेचर लिखोगे। देखो न्यूटन साहब ने क्या कहा कि रेट ऑफ कूलिंग जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग के। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर लिखूंगा, देखो रेट ऑफ कूलिंग क्या था, T1 माइनस T2 अपॉन स्मॉल टी। तो इसको मैं इक्वल टू की साइन में ले सकता हूँ, और यहाँ पर मैं कांस्टेंट लिखूंगा, कांस्टेंट, और टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग के। ठीक है, तो देखो फिर से लिखो, T1 माइनस T2 अपॉन स्मॉल टी विल बी इक्वल्स टू K। अब टेम्परेचर ऑफ बॉडी मैंने क्या कहा कि आप लोग एवरेज टेम्परेचर लिख के आओगे, यानी कि T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2। दो बॉडीज़ है, उसका एवरेज कैसे निकालते हो, डिवाइडेड बाई 2 करके। तो देखो T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। तो ये होता है बेसिकली न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, कि जो आपका रेट ऑफ कूलिंग जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग के। ठीक है, तो ये है बेसिकली आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक है, समझ गए बात को। ये जो कांस्टेंट है ये कांस्टेंट ही रहेगा हमेशा। ठीक है, ओके। अब देखो, अब हम लोग इसका सवाल करते हैं। देखो कंसेप्ट तो समझ गए ना, एकदम आसान कंसेप्ट है, एक बार वापस देख लो, देख लिया। ओके, अब आते हैं हम लोग सवाल पे। सवाल पढ़ो। देखो, अ कॉफ़ी टेक्स 12 minutes टाइम टू कूल फ्रॉम 80 to 70. If temperature of surrounding is 25 degrees Celsius, the time taken by coffee to cool from 70 to 60 degrees Celsius will be. ओके, देखो मेरे पास एक कॉफ़ी है जिसका टेम्परेचर क्या है, 80 डिग्री सेल्सियस है। 80 डिग्री सेल्सियस से मैंने इसको क्या कराया, कूल कराया, और इसका टेम्परेचर मैंने कराया 70 डिग्री सेल्सियस इन टाइम। टाइम कितना दे रहा है ये, 12 मिनट के टाइम में मैंने इसको कूल कराया। ओके, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग आपको दे के रखा है, कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, आप क्या कह रहा है, द टाइम टेकन बाय कॉफ़ी टू कूल फ्रॉम 70 to 60, यानी कि इसको आप लोग को 60 डिग्री सेल्सियस पर लेके जाना है। यहाँ पर आपको टाइम निकालना है कि यहाँ पर कितना टाइम लगेगा, राइट। इतना आपको डाटा दिया गया है। देखो अब हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, समझो। पहले मैं इसको दो पार्ट्स में तोड़ दूंगा क्वेश्चन को। देखो ये एक पार्ट में तोड़ दिया और ये एक पार्ट में तोड़ दिया। तो ये वाले पार्ट के लिए मैं एक बार सॉल्व करूंगा, इस वाले पार्ट के लिए एक बार सॉल्व करूंगा, और इस वाले पार्ट के लिए एक बार सॉल्व करूंगा। देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगाओ फर्स्ट पार्ट पे। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है कि रेट ऑफ कूलिंग यानी कि
रेट ऑफ कूलिंग विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या फिर रेट ऑफ कूलिंग विल बी इक्वल टू के इन ब्रैकेट टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। ये कहता है रेट ऑफ कूलिंग। रेट ऑफ कूलिंग क्या होता है? T1 माइनस T2 यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस कितना है यहाँ पर? 80 माइनस 70। देखो 80 माइनस 70 अपॉन टाइम टेकन, कितना टाइम लग रहा है? 12 मिनट, इज इक्वल्स टू के इन ब्रैकेट टेम्परेचर ऑफ बॉडी। अब टेम्परेचर ऑफ बॉडी कैसा लिखते हो आप लोग? एवरेज टेम्परेचर, यानी कि T1 प्लस T2 अपॉन 2 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, जो आपको कितना देकर रखा है? 25, राइट? समझ गए इतना? अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 10 अपॉन 12 इज इक्वल्स टू के इन ब्रैकेट 75 माइनस 25। तो यहाँ से के की वैल्यू क्या निकल कर आ गई? 10 अपॉन 12 इंटू 50, राइट? तो ये हमने पहले पार्ट से के की वैल्यू निकाल दी। अब सेकेंड पार्ट में न्यूटन्स ऑफ कूलिंग लगाओ, यानी कि इस वाले पोर्शन में वही लगाओ, टेम्परेचर डिफरेंस यानी कि रेट ऑफ कूलिंग क्या होगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? 70 माइनस 60 अपॉन टाइम, जो आपको निकालना है कि भाई इसमें टाइम कितना लग रहा है, विल बी इक्वल्स टू के इन ब्रैकेट। अब यहाँ पर बताओ एवरेज टेम्परेचर क्या हो जाएगा? एवरेज टेम्परेचर विल बी 70 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, जो कि सेम रहेगा 25, राइट? तो यहाँ पर लगाओ, देखो क्या आ रहा है? 10 अपॉन स्मॉल टी इज इक्वल्स टू के इन ब्रैकेट क्या आ रहा है? 130 बाई 2 65 माइनस 25, क्लियर है? तो देखो 10 अपॉन टी इज इक्वल्स टू के। अब के की वैल्यू मैं यहाँ से यहाँ पर पुट कर लूँ, के की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। तो देखो के की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 अपॉन 12 इंटू 50 इंटू, अब ये कितना है? 65 माइनस 25 कितना आता है? 65 माइनस 25 कितना आता है? 40। ये 40 आ गया। तो देखो 10, अगले पेज पर करते हैं इसको, 10 अपॉन स्मॉल टी इज इक्वल्स टू क्या आ रही वैल्यू? 400 अपॉन 12 इंटू 50। तो मैं 0 से 0 काट लेता हूँ, 5 8 जा, 4 2 जा, 4 3 जा, तो यहाँ से आ जाएगा 30 इज इक्वल्स टू 2t। तो टाइम विल बी इक्वल्स टू 15 मिनट्स, राइट? तो हमने वैल्यू फाइंड कर ली टाइम की, टू कूल फ्रॉम दिस। तो ये हमें फाइंड करना था कि भाई 70 से 60 पर कितना टाइम लगेगा, तो इट विल बी 15 मिनट्स। कैसे हमने सॉल्व किया? क्वेश्चन को दो पार्ट में तोड़ दिया। एक तो 80 से 70 के लिए एक बार न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगाया, और 70 से 60 के लिए एक बार न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगाया। के की वैल्यू फाइंड की और के की वैल्यू इसमें पुट कर दी, और फाइनली हमने टाइम की वैल्यू यहाँ से निकाल ली। ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन। ओके, अगले क्वेश्चन पर आते। देखो, वाटर कूल्स फ्रॉम 70 to 60 डिग्री इन 5 मिनट्स एंड कूल्स टू 54 डिग्री सेल्सियस इन नेक्स्ट 5 मिनट्स। टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग विल बी। ओके, क्या हो रहा है? वाटर देखो पहले 70 से 60 पर जा रहा है, कितने देर में? 5 मिनट में, और फिर 60 से लेके 54 डिग्री सेल्सियस पर जा रहा है, डिग्री सेल्सियस पर जा रहा है इन नेक्स्ट 5 मिनट्स। और आपको क्या बताना है? टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग बताना है, क्वेश्चन मार्क। तो इसको भी हम लोग दो पार्ट में तोड़ देंगे। इस सवालों को दो पार्ट में तोड़ा करो। देखो, इसको तोड़ देंगे दो पार्ट्स में। पहले यहाँ पर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगाओ। तो यहाँ पर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कैसे लगेगी? देखो T1 माइनस T2 यानी कि 70 माइनस 60 अपॉन टाइम टेकन कितना है? 5 मिनट्स इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बॉडी। अब एवरेज टेम्परेचर ऑफ बॉडी पहले तो कांस्टेंट इंटू एवरेज टेम्परेचर ऑफ बॉडी क्या हो जाएगा? 70 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2, 70 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, जो आपको कैलकुलेट करना है, राइट? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 10/5 इज इक्वल टू के इन ब्रैकेट 70 प्लस 60 कितना होता है? 130, 130 बाई 2 65, 65 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, राइट? ओके, अब यहाँ पर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगाओ। इस वाले केस में न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगेगा। कैसे लगेगा? पहले रेट ऑफ कूलिंग क्या हो जाएगी? T1 माइनस T2 यानी कि 60 माइनस 54 अपॉन टाइम, यहाँ पर भी कितना लग रहा है? 5 इज इक्वल टू के इन ब्रैकेट एवरेज टेम्परेचर यानी कि 60 प्लस 54 डिवाइडेड बाई 2। 60 प्लस 54 कितना होता है? 114, 114 डिवाइडेड बाई 2 57। तो 57 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, राइट? तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 6/5 इज इक्वल्स टू के इन ब्रैकेट 57 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। तो ये देखो, ये आपके पास इक्वेशन 1 है, या आपके पास इक्वेशन 2 है। इन दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा। अब देखो इक्वेशन 1 क्या है? इक्वेशन 1 देखो क्या है? 10/5 इज इक्वल्स टू के इन ब्रैकेट 65 माइनस TS। और इक्वेशन 2 क्या है? इक्वेशन 2 क्या है? 6/5 इज इक्वल्स टू के इन ब्रैकेट 57 माइनस TS। तो ये क्या? इक्वेशन 2। मैं क्या करूँगा? इन दोनों इक्वेशनों को डिवाइड कर दूंगा।
इन दोनों इक्वेशनों को क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। तो डिवीजन करने के बाद जो वैल्यू आएगी क्या आ जाएगी, के से के कट गया, के से के कट गया, और क्या हो जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा। पहले तो इसको देखो, 5 2 जा, यानी कि यह आ जाएगा 2/6 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 65 माइनस टी एस अपॉन 57 माइनस टी एस। तो ये क्या आ जाएगा 10/6। तो 10/6 इज इक्वल्स टू 65 माइनस टी एस अपॉन 57 माइनस टी एस। तो देखो इसको सॉल्व कर लो, तो इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको इधर, तो क्या आ जाएगा 570 माइनस 10 टी एस इज इक्वल्स टू 65 6 जो आता है वो कितना आता है 65 इंटू 6 6 5 30 6 इज 36 390 माइनस 6 टी एस, राइट। तो इसको इधर लेके जाओ, तो 570 माइनस 390 विल बी इक्वल्स टू माइनस 6 टी एस प्लस 10 टी एस, राइट। तो 570 माइनस 390 कितना आता है, इट विल बी 180। 180 इज इक्वल्स टू क्या निकल कर आ रहा है 4 टी एस। तो यानी कि टी एस क्या आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि ये निकल कर आ गया 45 डिग्री सेल्सियस। यानी कि टेम्परेचर ऑफ जो सराउंडिंग निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 45 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो आपको टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग ही निकालना था, जो कि निकल कर आ रहा है 45 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से आप लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के सवालों को सॉल्व कर सकते हो। एकदम पैटर्न सवाल आते हैं। क्या करना पड़ता है, आपको 2 इक्वेशंस में स्प्लिट करना होता है, एक तो पहले पार्ट के लिए, दूसरे पार्ट के लिए, फिर दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करते चलो और फाइनली आंसर निकालो जो पूछ रहा है वो। ये भी सवाल हमने देख लिया, ये भी सवाल हो गया। सो इस तरीके से हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को खत्म कर दिया। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आपको इस लेक्चर में मज़ा आया होगा, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।